नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रीति कंसारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स कॉलेज रायपुर। मैं आज आप लोगों के समक्ष जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है परिकल्पना निर्माण, हाइपोथेसिस। परिकल्पना, इसके अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर आज विचार करेंगे उसमें मुख्य रूप से हैं परिकल्पना का अर्थ, महत्व, कार्य, परिकल्पना निर्माण के स्रोत, उसके प्रकार एवं अंत में परिकल्पना की जांच। सबसे पहले हम देखें परिकल्पना क्या होती है। किसी भी शोध को प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधानकर्ता उस विषय में विभिन्न चरों के मध्य में जो वेरिएबल्स वो ले रहा है उन वेरिएबल्स में किस प्रकार का आपस में संबंध है, क्या कारण और परिणाम संबंध पाए जा रहे हैं, ये इन छोटी बातों पर प्रारंभ में ही कुछ विचार कर लेता है, कुछ सोच लेता है और कुछ निष्कर्ष मान ले करके चलता है। यही पूर्व कल्पना कहलाती है। जैसे हम परिभाषा के रूप में देखें कर्लिंजर की परिभाषा, एक परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंध का अनुमानित वक्तव्य है। मतलब पूर्व में ही अनुसंधानकर्ता अनुमान लगा लेता है कि हम जो शोध करने जा रहे हैं उसका परिणाम या उसका निष्कर्ष क्या होगा। इस प्रकार अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान, सूचना तथा अनुभव के आधार पर जो कार्य कारण संबंध चरों के मध्य हुआ है उसका अनुमान लगाता है, वही परिकल्पना कहलाती है। परिकल्पना का महत्व क्या है? शोध में परिकल्पना एक आधार स्तंभ का कार्य करती है। बिना परिकल्पना निर्माण के शोध दिशा विहीन होता है। इसीलिए किसी भी शोध को प्रारंभ करने के पूर्व शोधकर्ता के द्वारा परिकल्पना निर्माण अत्यंत ही आवश्यक है। सबसे ज़्यादा महत्व इसका है कि यह अध्ययन को निश्चयात्मकता प्रदान करती है, अर्थात हमारा जो अध्ययन है वो एक निश्चित दिशा की ओर ही अग्रसर होता है। साथ ही इन परिकल्पनाओं की जांच भी संभव होती है कि हमने जो हाइपोथेसिस ली है वह क्या हमारे अध्ययन के अनुकूल थी या नहीं थी, इसकी जांच हम कर सकते हैं। साथ ही संबंधित तथ्यों के चुनाव में भी यह सहायक होती है, अर्थात जो हम शोध करने जा रहे हैं उस शोध में हम किन समंकों को लें, किस प्रकार के वेरिएबल्स को एकत्र करें जिनके मध्य में वास्तविक कारण और परिणाम के संबंध हैं, केवल उन्हीं समंकों का संग्रहण किया जाए। इस प्रकार परिकल्पना जो है वह अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अब नेक्स्ट है परिकल्पना के कार्य। हाइपोथेसिस क्या कार्य करता है? पहला तो किसी घटना की जांच करना, जो भी घटित हो रहा है या जो भी समस्या है उसके कारणों का पता लगाना और उसके संभावित निष्कर्षों की जांच करना, यह परिकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, परिकल्पना के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नए सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया जा सकता है। कार्य कारण संबंध के आधार पर नए सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। साथ ही पूर्व के सिद्धांतों की भी परिकल्पना के माध्यम से जांच संभव है। अब परिकल्पना निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं? हम परिकल्पना किस आधार पर बना सकते हैं? यह आधार है पहला तो व्यक्तिगत अनुभव। हमारे जो अनुभव हैं, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं कि विभिन्न घटक, विभिन्न चर किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, एक में परिवर्तन का दूसरे में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी हम अपने शोध की संभावित निष्कर्षों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, पूर्व के शोध के परिणाम। पहले किसी ने शोध किया है, उनके द्वारा जो भी निष्कर्ष दिए गए हैं, ये निष्कर्ष भी हमारी भावी शोध के लिए परिकल्पना का आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स, हम पुरानी पुस्तकें, लेख, शोध पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, रिसर्च आर्टिकल्स, इन सभी के माध्यम से भी हम अपने शोध के संबंध में एक भावी परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो उपलब्ध सिद्धांत हैं पहले से ही, जो जैसे उपयोगिता सिद्धांत है, कीमत सिद्धांत है,
ये विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत दिए गए हैं, इनके आधार पर भी हम भावी परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं कि परिकल्पना बहुत प्रकार की होती है और हर अध्ययन के लिए परिकल्पना अलग अलग भी पाई जाती है। जैसे सरल परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस, जब केवल दो चरों के मध्य में हम कारण परिणाम संबंध लेते हैं तो यह सरल परिकल्पना कहलाती है। यदि दो से अधिक वेरिएबल्स का हम संबंध को ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ये जटिल परिकल्पना है। सार्वभौमिक परिकल्पना अर्थात पूर्व में ही किसी प्रकार के निष्कर्षों की जो समस्त क्षेत्र में व्याप्त है, ऐसी परिकल्पना सार्वभौमिक परिकल्पना कहलाती है। साथ ही अगला है अस्तित्वपरक परिकल्पना। ऐसी परिकल्पना को कहा जाता है जो सभी परिस्थिति के लिए तो नहीं, परंतु कम से कम एक व्यक्ति या एक परिस्थिति के लिए सही होती है। ऐसी परिकल्पना अस्तित्वपरक परिकल्पना कहलाती है। जैसे कारणत्व परिकल्पना, कैजुअल हाइपोथेसिस, यह एक ऐसी परिकल्पना है जिसके माध्यम से व्यवहार का विशिष्ट कारण व व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है। अगली परिकल्पना शोध परिकल्पना या कार्यत्व परिकल्पना। शोधकर्ता इस विश्वास के साथ परिकल्पना का प्रतिपादन करता है कि वह यथार्थ है, एक्यूरेट है, क्योंकि वह एक सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए शोध परिकल्पना को एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। जैसे सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सूझ का सिद्धांत है। यदि इस पर आधारित करके कोई शोधकर्ता यह परिकल्पना बनाता है कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न व भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, तो यह एक शोध परिकल्पना का उदाहरण होगा। अगला है आखिरी सांख्यिकीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना। शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चरों के बीच प्रभाव नहीं की परिकल्पना होती है। अर्थात यहाँ जो भी दो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के अंतर की उपस्थिति को हम अनुपस्थिति को हम मान करके चलते हैं। शोधकर्ता जब कोई शोध परिकल्पना बनाता है तो साथ ही ठीक उसके विपरीत ढंग से नल परिकल्पना भी बना लेता है और उसकी यही कोशिश होती है कि वह शोध के द्वारा नल परिकल्पना को अस्वीकृत कर दे तथा विश्वास के साथ शोध परिकल्पना को स्वीकृत करके उस दिशा में एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सके। इस प्रकार सांख्यिकीय परिकल्पनाओं के अलग अलग रूप हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इसका स्टेप, जो भी हमने परिकल्पना बनाई है उसकी जांच हम किस प्रकार से करें। उस परिकल्पना की जांच के लिए हमें सांख्यिकी के विभिन्न चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे हमारी शोध समस्या के लिए हम सबसे पहले सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन करते हैं, समंकों का संकलन किया जाता है, उसके बाद संकलित समंकों का हम संपादन एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद समंकों को उनके गुणों के आधार पर, उनके प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और सुचारू रूप से तर्कसंगत ढंग से सारणी के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं। और अंत में इस सारणी में प्रस्तुत करने के बाद हम विभिन्न जो सांख्यिकीय विश्लेषण की हमारी विधियां हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, अपकिरण की माप है, सहसंबंध गुणांक की माप है, इन विधियों का प्रयोग करके हम निष्कर्ष को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार जब समंकों के संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष प्राप्त कर लिए जाते हैं और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर परिकल्पना की सत्यता की जांच की जाती है। परिकल्पना की जांच की जो क्रियाविधि है उसे हम सार्थकता परीक्षण क्रियाविधि भी कह सकते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अर्थात हमने जो परिकल्पना बनाई है वह कितनी सार्थक है अथवा नहीं है। अब इसकी सार्थकता की जांच के लिए भी कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो समस्या का निर्धारण कर लें कि हम किस समस्या के संबंध में चरों के मध्य में कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करने वाले हैं और उसका संभावित परिणाम है अर्थात जो हमारी परिकल्पना है वह क्या है। शून्य परिकल्पना का निर्धारण अर्थात यहाँ पर हम मान करके चलते हैं
कि जो हमारे चर हैं, जो हमारे वेरिएबल हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। तो जब अंतर की अनुपस्थिति हम लेकर के चलते हैं तो वही हमारी शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस कहलाती है। हाइपोथेसिस के निर्धारण के बाद अब हमें देखना होता है कि हमारा सार्थकता का स्तर क्या हो, हम किस लेवल तक अपने वेरिएबल की सार्थकता की जांच करना चाहते हैं। और अंत में निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं सार्थकता जांच के उपरांत, अंत में हम निर्वचन करते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि हमारी परिकल्पना स्वीकृत होती है या अस्वीकृत होती है। सबसे इसमें शून्य परिकल्पना का निर्धारण, नल हाइपोथेसिस क्या है। शून्य परिकल्पना से तात्पर्य है कि हम परिकल्पना करते हैं कि प्राचल एवं प्रतिदर्शज में अंतर शून्य है। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्राचल वह सांख्यिकीय माप है जो कि यूनिवर्स अर्थात पूर्ण न्यादर्श समूह में से लिए गए हैं, जबकि प्रतिदर्शज सैंपल या न्यादर्श के सांख्यिकीय मापों को दर्शाता है। तो किसी समूह में से जब हम कुछ सैंपल लेकर के सांख्यिकीय माप ज्ञात करते हैं तो समूह के सांख्यिकीय माप एवं सैंपल न्यादर्श के सांख्यिकीय माप में कोई अंतर नहीं है। यही शून्य परिकल्पना कहलाती है। और इसका विपरीत स्वीकारात्मक स्थिति को हम वैकल्पिक परिकल्पना भी कहते हैं। शून्य परिकल्पना के लिए H0 या H0 का प्रयोग होता है और उसके विपरीत जो परिकल्पना होती है वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कभी कभी शून्य परिकल्पना के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पना भी ली जाती है। उदाहरण के लिए शून्य परिकल्पना में मापों में अंतर नहीं मानते, जबकि वैकल्पिक परिकल्पना में अंतर मान करके चलते हैं। अतः शून्य परिकल्पना असत्य होने पर वैकल्पिक परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना असत्य होने पर शून्य परिकल्पना स्वतः ही स्वीकार हो जाती है। वैकल्पिक परिकल्पना के लिए संकेताक्षर H1 का प्रयोग किया जाता है। अब परिकल्पना की जांच या सार्थकता की जांच के लिए हम कुछ प्रमाप का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है फिशर का जेड टेस्ट, दूसरा स्टूडेंट टी टेस्ट और तीसरा काई स्क्वायर टेस्ट। सार्थकता की जांच करना एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसी के द्वारा हम अपनी निर्धारित शून्य परिकल्पना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हैं। इसमें जेड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिकांश रूप में जेड टेस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फार्मूला है z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा अंडर रूट n। यहाँ x बार सैंपल का मीन को बताता है, म्यू मीन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा के द्वारा शो हो रहा है और स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बता रहा है। इस प्रकार हम न्यादर्श के माध्य से समूह के माध्य को घटा करके उसे प्रमाप विचलन से विभाजित करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अंडर रूट से गुणा करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट दोनों का फार्मूला सेम है, तो जेड टेस्ट का प्रयोग करें और टी टेस्ट का प्रयोग कब किया जाए। तालिका में स्पष्ट है कि यदि हम पॉपुलेशन अर्थात जो हमारा समग्र का यदि प्रमाप विचलन हमें ज्ञात है तब हम जेड टेस्ट का प्रयोग करेंगे और यदि प्रमाप विचलन समूह का हमें ज्ञात नहीं है तब हम टी टेस्ट का प्रयोग करेंगे। साथ ही दूसरा एक और क्राइटेरिया है इसे लेने का कि यदि सैंपल की साइज़ 30 से ज़्यादा है तब हम जेड टेस्ट का प्रयोग करेंगे और यदि सैंपल साइज़ 30 से कम है तब टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार समूह के माध्य, न्यादर्श के माध्य और प्रमाप विचलन इन पदों के आधार पर हम परिकल्पना की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब जांच करने के लिए सार्थकता का स्तर क्या हो। सार्थकता स्तर को अल्फ़ा के द्वारा शो किया जाता है। इसका अर्थ है कि
जो भी संख्याएं गलत हुई है वह किस कारणों से हुई है, क्या प्रतिचयन के उच्चावचनों के कारण से हुई है या अन्य कारणों से। इस प्रकार सार्थकता स्तर को ज्ञात किया जाता है। यह स्तर मुख्य रूप से या तो 1% या 5% के रूप में निकाला जाता है। 5% सार्थकता स्तर का अर्थ है प्रतिचयन उच्चावचनों के कारण अर्थात जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है उसके कारण अधिक से अधिक 5% संख्याएं गलत हो सकती है, जबकि 1% सार्थकता स्तर का अर्थ है कि प्रतिचयन उच्चावचनों के कारण अधिक से अधिक 1% संख्याएं गलत हो सकती हैं। अर्थात यहाँ पे 5% या 1% पर ही व्यवहारिक रूप में सार्थकता स्तर को लिया जाता है। अगली तालिका में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेवल ऑफ सार्थकता स्तर, इसे स्मॉल अल्फ़ा के द्वारा भी दर्शाया जाता है। सार्थकता स्तर को हम इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यदि हमारा सार्थकता स्तर 1% है, ऐसी स्थिति में अल्फ़ा को 2 से विभाजित करेंगे। यदि टू टेल्ड हमारी हाइपोथेसिस है, 0.5% लेफ़्ट साइड में और 0.5% राइट साइड में हमारी परिकल्पना का रिजेक्शन एरिया होगा और सेंटर में जो 99% है वो हमारी परिकल्पना के लिए नॉन रिजेक्शन एरिया कहलाएगा। तो इस प्रकार परिकल्पना या तो 1 टेल हो सकती है या 2 टेल भी हो सकती है। 1 टेल परिकल्पना में भी लेफ़्ट टेल और राइट टेल परिकल्पना। ऐसी स्थिति में हमारा जो रिजेक्शन एरिया होगा वो या तो केवल लेफ़्ट साइड में होगा और या तो केवल राइट साइड में होगा, लेकिन 2 टेल में यह रिजेक्शन एरिया दोनों तरफ पाया जाएगा। और हमारा जो सार्थकता का स्तर है, यदि 5% है तो दोनों तरफ 2.5% और यदि 1% है तो दोनों टेल में आधा आधा % हमारी रिजेक्शन एरिया होगा। तो इस प्रकार हम अपनी परिकल्पना की सार्थकता की जांच कर सकते हैं और परिकल्पना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। अंत में परिकल्पना की जांच करने के पश्चात हमारा कार्य होता है एक उचित निष्कर्ष प्रदान करना अर्थात इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। निर्वचन हमारी सार्थकता परीक्षण क्रियाविधि का अंतिम कार्य है। इसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित क्रांतिक मान, एक जो क्रिटिकल वैल्यू हम या तो उसे टेबल से भी हासिल कर सकते हैं, इस क्रिटिकल वैल्यू को अपने कैलकुलेटेड सार्थकता अनुपात जो मिला है हमें उससे तुलना की जाती है। यदि हमारा कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल जो सार्थकता अनुपात है वह क्रांतिक मान से अधिक है, क्रिटिकल वैल्यू से अधिक है, तो हमारा ये जो अंतर है वो सार्थक होगा। अर्थात इसके कम होने पर अंतर अर्थहीन समझा जाएगा। उदाहरण के लिए परिकल्पित सार्थकता अनुपात यदि 5% सार्थकता स्तर पर क्रांतिक मान जो कि टेबल वैल्यू जिसकी 1.96 है से अधिक है तो हमारा अंतर सार्थक होगा। अर्थात अंतर निदर्शन उच्चावचनों के कारण नहीं है वरन अन्य कारणों से है। अंत में यह भी देखना जरूरी है कि सांख्यिकीय विभ्रम क्या होते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर। सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण में 2 प्रकार के विभ्रम होते हैं। एक होता है टाइप 1 एरर और दूसरा होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर तब होता है जबकि परिकल्पना सही होते हुए भी हम उसे गलती से अस्वीकार कर देते हैं, और टाइप 2 एरर तब होता है जब परिकल्पना असत्य होती है फिर भी उसे हम गलती से स्वीकार कर लेते हैं। तो इन दोनों ही परिस्थिति में H0 और H1 को हम ज्ञात करते हैं, अर्थात हमारी परिकल्पना स्वीकृत की जाए या परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाए। तो इस प्रकार सांख्यिकीय शोध के अंतर्गत परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना की जांच करना, परिकल्पना की जांच के पश्चात सार्थकता के स्तर पर उसको आंकना और अंत में अपनी परिकल्पना की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करने के पश्चात ही हमारा जो अनुसंधान का कार्य है वह पूर्ण होता है। धन्यवाद।